तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। मुंशी बजरधर ठाकुर विशाल सिंह की प्रशंसा के पुल बांधने लगे। प्रभावित होकर चक्रधर उनसे मिलने गए। अब आगे सुनते हैं मनोरमा के नाट्य वाचन की नवी कड़ी में। जन्माष्टमी का उत्सव जब हुआ तब चक्रधर अपने सहवर्तियों के साथ उसमें शरीक हुए। कुंवर साहब कृष्ण के परम भक्त थे। उनका जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे। उनकी स्त्रियों में भी इस विषय में मतभेद था। रोहिणी कृष्ण की उपासक थी तो वसुमती रामनवमी का उत्सव चाव से मनाती थी। वही रामप्रिया कोई व्रत नहीं रखती थी। संध्या हो गई, बाहर कंबल झाड़ आदि सब लगाए जा रहे थे। चक्रधर अपने मित्रों के साथ बनाव सजाव में व्यस्त थे। संगीत समाज के लोग भी आ पहुंचे थे। गाना शुरू होने वाला था कि वसुमती और रोहिणी में फिर से तकरार हो गई। वसुमती को ये तैयारियां एक आंख नहीं भाती थी। उसके रामनवमी के उत्सव में सन्नाटा जो रहता था उतनी धूमधाम न हुआ करती थी। विशाल सिंह उस उत्सव से उदासीन रहते थे। वसुमती इसे उनका पक्षपात समझती थी। वो दिल में जल भुन रही थी। रोहिणी 16 श्रृंगार किए पकवान बना रही थी। उसका ये अनुराग देख देख कर वसुमती के कलेजे पर जैसे सांप सा लौट रहा था। वो इस रंग में भंग मिलाना चाहती थी। सोचते सोचते उसे एक बहाना मिल गया। नौकरानी को भेजा, जाकर रोहिणी से कहा, घर के बर्तन जल्दी खाली कर दे। 2 थालियां, 2 बटोलियां, कटोरे कटोरियां मांग ले। उनका उत्सव तो रात भर होगा, तो क्या कोई घंटों भूखा मरे। नौकरानी गई तो रोहिणी ने तन्ना कर कहा, आज इतनी भूख कहां से लग गई? रोज तो आधी रात तक बैठी रहती थी, आज 8 बजे ही भूख सताने लगी। अगर ऐसी ही जल्दी है तो किसी और के यहां से हंडिया पत्तल मंगवा ले। हाँ। वसुमती ने यह सुना तो मानो आंख हो गई। अरे हांडिया चढ़ाए मेरे दुश्मन, जिनकी छाती फटती हो मैं क्यों हांडी चढ़ाऊं? उत्सव मनाने की बड़ी साध है तो नए बासन क्यों नहीं मंगवा लेती? नए बर्तन क्यों नहीं खरीद लेती? गाड़ी भरकर बर्तन भेज देंगे, हाँ कह दो उनसे, ऊपर से आ जाएंगे। क्या जबरदस्ती दूसरों को भूखा मारेगी? रोहिणी से चुप नहीं रहा गया। रसोई से बाहर निकलकर बोली, बहन जरा मुंह संभाल कर बात करो। मैं अपने आराध्य का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ। वसुमती, अरे अपमान तो तुम करती हो, जो व्रत के दिन यो बन ठन कर इठलाती फिरती हो। देवता रंग रूप नहीं देखते, भक्ति देखते, भक्ति। रोहिणी, आज तो तुम लड़ने पर ही उतारू होकर आई हो। भगवान सब दुख दे पर बुरी संगत न दे। लो, ये गहने कपड़े आंखों में गड़ रहे हैं ना, नहीं पहनूंगी। जाकर बाहर कह दे पकवान प्रसाद किसी हलवाई से बनवा ले। मुझे क्या, मेरे मन का हाल तो मेरे आराध्य जानते हैं। पड़ेगी उन पर जिनके कारण ये सब हो रहा है। ये कहकर रोहिणी अपने कमरे में चली गई। सारे गहने कपड़े उतार फेंके, मुंह ढांप कर चारपाई पर लेटी रही। ठाकुर साहब ने जब ये समाचार सुना तो माथा कूट कर बोले, हाय रे, इस शुभ दिन भी इन लोगों से शांत नहीं बैठा जाता। अरे जिंदगी से तो मौत अच्छी। घर में आकर रोहिणी से बोले, अरे तुम मुंह ढांप कर सो रही हो या उठकर पकवान बनाती हो? रोहिणी ने पड़े पड़े उत्तर दिया, ऐसे उत्सव से तो मैं बाज आई जिसे देखकर घर वालों की ही छाती फटे। विशाल सिंह, अरे तुमसे तो बार बार कहा कि उसके मुंह मत लगा करो। एक चुप 100 वक्ताओं को हरा देता है। फिर तुम तो बड़ी ठहरी ना, यूं भी तुमको उनका लिहाज करना चाहिए। रोहिणी क्यों दबने लगी। वो उपदेश सुना तो झुंझला कर बोली, रहने भी दो, जले पर नमक न छिड़को। जब बड़ा देख देख कर जले, बात बात पर कोसे, तो कोई किसी का लिहाज भला कैसे करे? तुम्ही ने सर चढ़ा रखा है। कोई बात होती है मुझी को उपदेश करने को दौड़ते हो।
सीधी हूं ना, इसीलिए ना। उनसे बोलते हुए तो तुम्हारा कलेजा कांपता है। तुम ही नहीं शैवी रखी है, वरना उसकी हिम्मत जो मुझे आंखें दिखाती। विशाल सिंह, तो क्या मैं उसे सिखा देता हूं कि तुम्हें गालियां दे? कुंवर साहब जो जो रोहिणी का क्रोध शांत करने की चेष्टा करते, वो और बिफरती जाती, यहां तक कि अंत में वो भी नर्म पड़ गए। वसुमती साइबान में बैठी हुई दोनों प्राणियों की बातें तन्मय होकर सुन रही थी, मानो कोई सेनापति अपने प्रतिपक्षी की गति का अध्ययन कर रहा हो कि कब ये चूके और कब मैं दबा बैठूं। अंत में प्रतिद्वंदी की एक भद्दी चाल ने उसे अपेक्षित अवसर दे ही दिया। विशाल सिंह को मुंह लटकाए रोहिणी की कोठरी से निकलती देख बोली, क्या मेरी सूरत न देखने की कसम खा ली है आपने, या हिसाब से मैं तुम्हारे घर में हूं ही नहीं? बहुत दिन हो गए रूठे, क्या जन्म भर रूठे ही रहोगे? क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? विशाल सिंह ने ठिठक कर कहा। तुम्हारी ही लगाई हुई आग को शांत कर रहा था, पर उल्टे हाथ जल गए। अरे ये क्या रोज रोज तूफान खड़ा कर देती हो? मैं तो तंग आ गया हूं मैं। जी चाहता है कहीं कहीं भाग जाऊं। वसुमती, कहां भाग कर जाओगे? कहकर वसुमती ने उनका हाथ पकड़ लिया और घसीटती हुई अपने कमरे में ले गई। चारपाई पर बैठाती हुई बोली, और तुमको सिर पर चढ़ाने का ही फल है ये। जब देखो वो अपने भाग्य को रोया करती है और तुम दौड़ते हो मनाने। बस उसका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन रूठी पड़ी रहने दो, फिर देखो कैसी भीगी बिल्ली हो जाती है। विशाल सिंह, अरे वो तो खंडवास लेकर पड़ी है, अब पकवान कौन बनाए? वसुमती, अरे तो जहां मुर्गा ना होगा वहां सवेरा नहीं होगा क्या? ऐसा कौन सा बड़ा काम है, मैं बनाए देती हूं। विशाल सिंह ने पुलकित होकर कहा, हाँ, बस कुलवंती स्त्रियों की यही धर्म है। विजय के गर्व से फूलती हुई वसुमती आधी रात तक बैठी भांति भांति के पकवान बनाती रही। रामप्रिया ने उसे बहुत व्यस्त देखा तो वो भी आ गई और दोनों मिलकर काम करने लगी। विशाल सिंह बाहर गए और कुछ देर गाना सुनते रहे, पर वहां जी न लगा। फिर भीतर चले आए। रसोई घर के द्वार पर मूढ़ा डालकर बैठ गए। भय था कि कहीं रोहिणी कुछ कह ना बैठे और दोनों पे न लड़ मरे। वसुमती ने कहा, अभी महारानी नहीं उठी क्या? इसमें छिपकर बातें सुनने की बुरी लत है। मोहब्बत तो इसे छू तक नहीं गई। अरे अभी तुम 3 दिन बाहर कराते रहे, पर कसम ले लो जो उसका मन जरा भी मैला हुआ हो, ऐसी औरतों पर कभी विश्वास न करना। हाँ, तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।